Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Saida Noreen and I am going to teach you your first lecture of physics, that is the introduction of physics. Because कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले we have to recall all the important facts of that. So physics को पढ़ने से पहले हम उसका इंट्रोडक्शन के बारे में ज़रूर पहले हम बात करेंगे और देन हम अपना लेक्चर आगे कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह. So what is physics? We know that from Greek word physikos, physics comes. Physics, Greek word physikos से आया है and it is a branch of science concerning the study about natural phenomena and properties of matter. We all know what is matter, solid, liquid, gas. और ये वो ब्रांच है साइंस की जो कंसर्न करती है जितने भी नेचुरल फिनोमेना हमारे आगे पीछे जो भी नेचुरल प्रोसेसेस हो रहे हैं उनमें लिविंग थिंग्स की स्टडी भी आ जाती है, नॉन लिविंग थिंग्स की. लेकिन फिजिक्स बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी से डील करता है. बट इट डजंट मीन कि फिजिक्स जो है वो लिविंग थिंग्स की स्टडी में कोई अपना रोल प्ले नहीं करता. आपको पता है कि फिजिक्स जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ भी बहुत अच्छी तरीके से डील करता है, लाइक केमिस्ट्री, लाइक बायोलॉजी, बिकॉज फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. सो इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पता है आजकल हर जगह यूज़ होती है. फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हमें हर जगह इस्तेमाल हम करते हैं. केमिस्ट्री में भी हम इस्तेमाल करते हैं फिज़िकल मेजरमेंट्स के लिए, बायोलॉजी में भी इस्तेमाल करते हैं जब हमने माइक्रोस्कोप वगैरह हम जब यूज़ करते हैं. सो इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. दैट्स वाई फिजिक्स इज़ आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस बिकॉज ऑल द ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी आर कंस्ट्रेन्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स. सो अभी तो हमने सारी इंपॉर्टेंस मेन फैक्ट्स ऑफ फिज़िक्स पढ़ लिए. अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द मेन और ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स और उसके अलावा फिज़िक्स की अदर साइंसेस के साथ जो है वो क्या डीलिंग है. सो व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. सबसे पहले मॉडर्न फिज़िक्स. वी कैन सी कि मॉडर्न फिज़िक्स में फ़िज़िक्स का बहुत अहम रोल है. और ऑप्टिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, क्लासिकल मैकेनिक्स में, एस्ट्रोफिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, दीज आर सम ऑफ द फंडामेंटल ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स जिनमें फ़िज़िक्स बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है. अदर ब्रांचेज ऑफ साइंसेज लाइक मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिकल फ़िज़िक्स, बायोकेमिस्ट्री जो कि केमिस्ट्री के साथ डीलिंग है, बायोलॉजी के साथ, उसके अंदर भी फ़िज़िक्स का अपना रोल है. एंड जियोलॉजी विच इज़ द फिज़िक्स ऑफ अर्थ. जियोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ अर्थ होती है, उसमें फ़िज़िक्स जो है वो डील करता है. एंड देन जियोकेमिस्ट्री एंड ऑल दैट. सो अदर ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो भी उसके अंदर भी फ़िज़िक्स का जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. Next, this is a very important and interesting phenomena. We all know that how the physics came into being, how all these earth, all these planets, this earth and any other planets in the universe, how they came into being. और उनके सबसे पहले फिज़िक्स की जो एवोल्यूशन है, फ़िज़िक्स का जो स्टार्ट है वो तो बहुत पहले से हो गया, लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बाद में पता चला. द बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी जो कि हमें थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, हर चीज़ की थ्योरी जो है, किसी कोई चीज़ कैसे बनी है, किस तरीके से एवोल्यूशन हुई है हर चीज़ की, वो हमें बिग बैंग थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वो हमें बताती है. सो बिग बैंग 13.8 बिलियन ईयर्स अगो एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे ये यूनिवर्स जो है, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ये यूनिवर्स केम इनटू बीइंग हुई अल्लाह ताला के हुक्म से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो. और उस बिग बैंग के नतीजे में स्टार्स बने, प्लैनेट्स बने, सन, मून, अदर प्लैनेट्स, गैलेक्सीज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वजूद में आई. 13 बिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्स बने, उसके बाद सन 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो अर्ली अर्थ जो है वो एग्जिस्टेंस में आई. और फर्स्ट ओशंस जो हैं वो 3.8 बिलियन ईयर्स अगो जो है वो बने. और हमें नहीं पता कि अर्ली लाइफ जो है वो कब से स्टार्ट हुई, उसकी हमें जो है वो एग्जैक्ट हमें ये ईयर्स नहीं पता. लेकिन हम ये जो साइंटिस्ट का मानना है वो ये कहते हैं कि अर्थ जो है वो कवर्ड बाय द वाटर एंड लाइट ऑन द फर्स्ट डे. जब पहली दफ़ा बिग बैंग हुआ और बिग बैंग होने के पहले दिन जो है वो अर्थ कवर्ड हो गई वाटर और लाइट से. सेकेंड डे में एटमॉस्फेयर और स्काई डेवलप हुआ. थर्ड डे में ड्राई लैंड, प्लांट्स एंड फ्रूट ट्रीज जो हैं वो बने. इन द फोर्थ डे सन, मून एंड स्टार्स इनकी एग्जिस्टेंस हुई. फिफ्थ डे पे बर्ड्स, सी क्रिएचर्स वो बने. और एट द एंड लैंड एनिमल्स और एडम एंड ईव जिनको हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इससे जानते हैं, वो जो कि तमाम इंसानों के माँ और बाप हैं, इनके बारे में उनकी जो एवोल्यूशन है वो एट द एंड जो है वो हुई ऑन द 6th डे. और उसके बाद से लाइफ जो है वो कंटिन्यू हो गई.
सो दिस वाज द बिग बैंग थ्योरी। वी ऑल नो कि बिग बैंग जो है उसके बाद ही ये सारा कुछ, ये सारी दुनिया जो है ये मार्ज़ वजूद में आई अल्लाह ताला के हुक्म से। और अब जब एंड होगा इस लाइफ का तो भी हम इसी तरीके से, एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होगा और उसे हम डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहेंगे। No, we all know that the great physicist in the history, we want to know some details about the great physicist of in the history. हमें ये डिटेल पता भी होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो ऐसे ही एग्जिस्ट नहीं कर जाती। बहुत सारे लोगों का उसके पीछे एक रोल होता है, एक पार्टिसिपेशन होती है। हिस्ट्री में फिज़िक्स की हिस्ट्री में बहुत सारे फिजिक्स का रोल है। 10 इंपॉर्टेंट फिजिक्स जो है वो मैंने आपके लिए चूज़ किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गैलीलाई 1564 to 1642, उसने he gave the invention of telescope in 1609। उसकी टेलीस्कोप की इन्वेंशन से बहुत सारी चीज़ें, स्टार्स, गैलेक्सीज, मोशन ऑफ द स्टार्स एंड मून, हमें पता है ना कि हम सब जानते हैं कि हाउ द ऑल अदर प्लैनेट्स, हाउ दे कैन रिवॉल्व अराउंड द सन, बिकॉज सन जो है वो ओरिजिन है तमाम प्लैनेट्स का, और तमाम प्लैनेट्स उसके इर्द गिर्द किस तरीके से रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये सब कुछ देखने के लिए हमें टेलीस्कोप की इन्वेंशन जो है उसने बहुत अहम रोल प्ले किया। उसके बाद सर इसैक न्यूटन 1643 to 1727, ही वॉज द को इन्वेंटर ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस इज़ अ वेरी ग्रेट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, और उसके अंदर ये को इन्वेंटर थे। ही आउटलाइंड द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। वी ऑल नो द लॉज ऑफ मैकेनिक्स। डू यू नो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन? These all law we know very well. He also outlined the principle of gravity which is a very main effect in physics and in science. आपको सबको पता है, हम ज़मीन के ऊपर अगर खड़े हैं और फ्रिक्शन का जो रोल है और ये सब कुछ, इसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर स्टे किए हुए हैं। मून के ऊपर जाके हम स्टेप डाउन नहीं कर सकते जिस तरीके से हम ज़मीन के ऊपर करते हैं। वो किसकी वजह से है? ग्रेविटी की वजह से। बिकॉज ग्रेविटी जो है वो तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किए रखती है, और उसकी वजह से हम सब ज़मीन के ऊपर कदम रख सकते हैं मजबूती के साथ। सो लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ही published these famous law in his famous book Principia in 1687. So he also contribute a lot in the history of physics. Next, Michael Faraday. He born in 1791 till 1867. Discovered electromagnetic induction and the laws of electrolysis. Electrolysis का लॉ आपको सबको पता है। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ अ प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास करती है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब कंबाइंड इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं तो उसकी वजह से बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट और अच्छा एक जो प्रोसेस है वो है इंडक्शन का प्रोसेस। इंडक्शन वो इंशाल्लाह हम आगे उसको फर्दर स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस एक मेन प्रोसेस है और ब्रिलियंट प्रोसेस है विच गिव द फाउंडेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर टेक्नोलॉजी। आजकल आप सब यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स। उस टेक्नोलॉजी की जो फाउंडेशन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से हुई है। उसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल 1831 to 79, ही डिस्कवर द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। जो हम जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को कंबाइन किया था इस जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। और उसने कहा था कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को हम अलग अलग नहीं इकट्ठी स्टडी करते हैं, क्योंकि जब कहीं से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है तो उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ। सो वी कैन नॉट सेपरेट दीज बोथ इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बोथ दीज इफेक्ट्स कैन बी स्टडी टुगेदर। और उनको जो है हमें इकट्ठा स्टडी करना चाहिए, और उसकी वजह से बहुत अहम फिनोमेना जो है वो होते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो, टीवी, रडार वर द डायरेक्ट consequences of this theory of electromagnetism. Next, Marie Curie. She was a great lady in the history of physics because she was the first woman to win a Nobel Prize and the first person to win 2 separate Nobels. यानी इसने 2 नोबल प्राइज़ विन किए थे। ये अकेली एक, ना सिर्फ एक औरत है जिसको, वाहिद औरत है जिसे नोबल प्राइज़ मिला, बल्कि ये अकेली एक ऐसी इंसान है जिसे 2 नोबल प्राइज़ मिले। She won her first Nobel in 1903 with her husband Perry for discovery radioactivity, very important phenomena we will study inshallah in future lectures. She won her second Nobel in 1911 for discovery of the radium. Radium की discovery जो है उसके लिए इसको second Nobel Prize मिला था 1911 में. So she was a great physicist lady.
आफ्टर दैट अर्नेस्ट रदरफोर्ड 1871 में और टू 1937 जो है, ये रदरफोर्ड आपको सब पता है रदरफोर्ड की जो थ्योरी है, और ही डिस्कवर द आइडिया ऑफ रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ का, वो भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। हाफ लाइफ का फिनोमेना में क्या होता है कि एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है जिस 82 से ज़्यादा होता है। ऐसे एलिमेंट्स जो हैं दे कैन नॉट स्टे एंड दे विल डिसइंटीग्रेट कंटिन्यूसली, और वो जब डिसइंटीग्रेशन उनकी होती है या होगी तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ट्रांसम्यूटेशन हो जाती है, यानी एक पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर न्यूक्लियाई की पेरेंट न्यूक्लियस से डॉटर न्यूक्लियाई की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये जो है डिस्कवरी ऑफ आइडिया ऑफ द रेडियो एक्टिव हाफ लाइफ का मतलब है जिसमें हाफ ऑफ द एलिमेंट्स डिके होके फाइनल एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारा कुछ, ये जो इसकी इंशाल्लाह हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इन डिटेल, ये रदरफोर्ड ने डिस्कवरी की थी। उसके अलावा ही अवॉर्डेड एज अ नोबेल प्राइज इन 1908 फॉर हिज इन्वेस्टिगेशन टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एलिमेंट्स, टूटना फूटना एलिमेंट्स की डिसइंटीग्रेशन के बारे में 1908 में इसने इन्वेस्टिगेशन की थी। और डिसइंटीग्रेशन में मैंने आपको कहा है कि जब ये एलिमेंट्स डिसइंटीग्रेट करते हैं तो वो पेरेंट से डॉटर में कन्वर्ट हो जाते हैं द एलिमेंट, और उनके साथ ही उनकी न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन भी हो जाती है। द एलिमेंट रदरफोर्डियम वॉज नेम्ड आफ्टर हिम इन 1997। जब इसकी डेथ हुई उसके बाद इसके नाम से एक न्यू एलिमेंट जो है वो उसको इसका नाम दिया गया रदरफोर्डियम। एल्बर्ट आइंस्टाइन, हु इज़ द पर्सन हु डोंट नो अबाउट द एल्बर्ट आइंस्टाइन। हम में से हर एक दूसरा जो बंदा है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन को जानता है, बिकॉज ड्यू टू हिज फेमस इक्वेशन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। सो द थ्री ग्रेट थ्योरीज डिफाइन आवर फिजिकल नॉलेज ऑफ यूनिवर्स, इसने जो है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी। सबसे पहले थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है इन साइंस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वो। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन। सो E इज इक्वल टू mc स्क्वायर जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि मैस और एनर्जी को आपस में रिलेट करता है कि हाउ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड ऑल्सो द मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, आप रबिंग ऑफ हैंड्स ले लें, बहुत सारी एग्जांपल है मैथ से एनर्जी में। आप कोई चीज़ बर्न करते हैं तो जब बर्निंग ऑफ प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि एक मैटर है, मैस है, उसको आप बर्न कर दें तो उससे हीट एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। सो मैस कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, बट किसी ने ऐसा देखा कि कैन वी सी दैट हाउ द एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस? नो। ये जो प्रोसेस है एनर्जी का मैस में कन्वर्जन वाला, ये प्रोसेस इंशाल्लाह हम पेयर प्रोडक्शन में देखेंगे आगे, कि जब हम स्टडी करेंगे पेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस को इन मॉडर्न फिजिक्स इन डिटेल, तो हम देखेंगे कि एनर्जी से मैस में कन्वर्जन जो है वो कैसे होती है। ही ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर द फिजिक्स इन 1921, उसमें इसको नोबेल प्राइज़ मिला आइंस्टाइन को इसकी काम की वजह से। बहुत सारे काम इसने किए इन मॉडर्न फिजिक्स। उसके बाद नील्स बोहर जो है 1885 टू 1962, ही डेवलप्ड द मॉडर्न आइडिया ऑफ एन एटम, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में, एटम में क्या है। आपने बोहर एटॉमिक मॉडल, बहुत मशहूर मॉडल है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जी न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और वो सारी जो स्टडी है वो हमें एटॉमिक मॉडल के बारे में नील बोहर ने हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल लिया था और उसकी सारी स्टडी जो है वो नील बोहर ने की थी। इसको नोबेल प्राइज़ मिला इन 1922। ये दो ऐसे साइंटिस्ट हैं, मेरा ख्याल है इसके बारे में शायद ही आपको इतना इन डिटेल पता हो, लेकिन इनकी भी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ग्रेट फिजिस्ट्स में से हैं 10 ग्रेट फिजिस्ट्स में से पॉल डिराक 1902 टू 1984, ही प्रोडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर। अब एंटी मैटर के बारे में किसी को इतना नहीं पता। एंटी मैटर क्या होता है? हर मैटर का एंटी मैटर, जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके एंटी पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे प्रोटॉन है पॉजिटिव पार्टिकल है तो उसका एंटी प्रोटॉन जो कि नेगेटिव होगा वो एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल है तो फिर उसका एंटी इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिट्रॉन जिसको कहते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, वो भी एग्जिस्ट करता है। तो इसके बारे में हर मैटर का उनका जी एंटी मैटर की एग्जिस्टेंस होती है, उसने प्रिडिक्ट किया और क्रिएटेड सम ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स some of the quantum mechanics key equations and laid the foundations for the today microelectronic industry। आजकल जितनी भी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, हमारे स्प्लिट यूनिट्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और बहुत सारी टैब्स हैं, फ़ोन्स हैं, इन सब माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर उसकी जो इक्वेशंस हैं वो जो है वो यूज़ होती हैं। और एग्जिस्टेंस ऑफ एंटी मैटर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है टुडे की माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर। और डायराक वन अ नोबेल प्राइज़ इन 1933 और इसके लिए उसको 1933 में नोबेल प्राइज़ मिला। और डायराक डेल्टा इक्वेशन भी एक है
आपको हाई लेवल क्लासेस में आप देखते हैं इसने बहुत सारी ऐसी इक्वेशंस दी, बड़ी मशहूर इक्वेशन डार्क डेल्टा इक्वेशन, जो हमारी आजकल की मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बड़ी अहम रोल जो है वो प्ले करती है। उसके बाद रिचर्ड फेनमैन जो है वो 1918 to 88 वन ऑफ द 20th सेंचुरीज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कलरफुल फिजिस्ट, मतलब बहुत ही लाइवली बंदा है, बहुत लाइवली बंदा था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था। उसने काम भी बहुत सारे किए, प्लेड अ की रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के इलेक्ट्रॉन्स की मोशन के बारे में कि किस तरह से क्वांटम जो मॉडर्न फिजिक्स है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से क्या क्या होता है, स्पेशली हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ द लाइट एंड मैटर इंट्रैक्शन अर्निंग हिम अ नोबेल प्राइज इन 1965। लाइट किस तरह से आके जब किसी मैटर के ऊपर, मैटर सॉलिड लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट से आप वेल अवेयर्ड है। 4th स्टेट भी होती है प्लाज्मा की, जो चार्ज गैस या चार्ज लिक्विड या चार्ज सॉलिड पार्टिकल्स से कंपोज होती है। तो वो जो है वो बैटर के साथ लाइट जब आके फॉल करती है बैटर के ऊपर, तो किस तरीके से इंट्रैक्शन के बाद कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो सामने आती हैं। इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ मिला 1965 में। आल्सो ही कंट्रीब्यूटेड टू द फील्ड्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। नैनो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, नैनो पार्टिकल से मुराद है जिनकी 10⁻⁹ मीटर जो है उनका साइज़ होता है, बहुत स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं। और आजकल ये नैनो टेक्नोलॉजी हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो अब यूज़ हम कर रहे हैं उसके अंदर ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। तो उसके अंदर इसने बहुत इंपॉर्टेंट, मॉडर्न फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है इन्होंने प्ले किया। सो दीज वर ऑल द साइंटिस्ट, हमारे ग्रेट फिजिक्स, जिनकी वजह से हम बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी अब आजकल जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको हम यूज़ करते हैं इजीली। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ कर रहे हैं, लाइट है, एटम्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, साउंड क्या है, साउंड के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उनसे क्या क्या किस किस टाइप की साउंड होती है, अल्ट्रासोनिक, इंफ्रासोनिक, ऑडिबल, इनऑडिबल, यानी ये सारी। उसके बाद हीट से कौन कौन सी एनर्जी, थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ी है, तो हीट से क्या क्या होती है, हीट एनर्जी किस तरह से एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म आगे उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, फ्रिक्शन का क्या रोल है, ग्रेविटी, मैग्नेटिज्म, इनर्शिया, फोर्स, ये तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं फ़िज़िक्स की, जिनको इन साइंटिस्ट की मदद से, जिन्होंने, इसके अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं लेकिन ये 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स हैं इन द हिस्ट्री, जो जिनकी मदद, जिन्होंने ऐसे ऐसे डिस्कवरीज की जिससे अब हम आजकल ये सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। टुडे हम ये सारी जो आजकल हम यूज़ करते हैं, कार यूज़ कर रहे हैं, बाइक्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, हम अपने घरों में कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टैब्स यूज़ कर रहे हैं, ये जो टेक्नोलॉजी जिसके ज़रिए से आपको ये लेक्चर जा रहा है, इन सारी चीज़ों की, ये जो हम टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ये सारी ड्यू टू फिज़िक्स है। और फिज़िक्स में इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है, इन एमिनेंट फिज़िक्स की, उसकी वजह से हम ये सारी चीज़ों को आज इंजॉय कर रहे हैं। सो वी हैव टू रिमेंबर all of them. So this is all for that's all for today, and I hope, thanks for your attention, I hope कि आपने ये जितना भी मैंने बताया है, आपको पढ़ाया है, आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। और फिर भी अगर इसमें कोई भी मसला हो तो यू कैन कंटेक्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। और इसके अलावा अगर आप फर्दर इंशाल्लाह फ्यूचर में जो जितने भी लेक्चर्स आप लेना चाहते हैं, सो यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड यू हैव टू प्रेस द बेल आइकन, सो आपको फ्यूचर नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे। और फर्दर जो भी इंशाल्लाह हम आगे कंटिन्यू करेंगे लेक्चर्स, वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के थ्रू जो है इंशाल्लाह वो मिलेंगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, किसी भी जगह से अगर आपने कोई भी फ़िज़िक्स के बारे में कुछ भी कहीं से कुछ समझना है या करना है, सो आप उसके बारे में कमेंट सेक्शन में कैसे बता सकते हैं, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर योर अटेंशन एंड बी हैप्पी, लाइव हैप्पी। और अपने आप को और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ भी रखें और अच्छे से रहें, खुशी से रहें। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में अब आपस में डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।